नमस्कार। 10th क्लास हमारा चैप्टर चल रहा है विकास इकोनॉमिक्स से। उसमें आज जो कल हमने परिभाषा पढ़ी थी उससे आगे आज हम पढ़ेंगे। आज हमारी अगली परिभाषा है प्राकृतिक संसाधन। कल हमने हो गया था उत्पादन अनुपात क्या होता है। तो उत्पादन अनुपात हमें ये बताता है कि अगर उत्पादन और उसका इस्तेमाल मौजूदा दरों पर चलता रहे कि आज हम कितना उत्पादन कर रहे हैं, उसका कितना इस्तेमाल हो रहा है, ये अगर चलता रहे ऐसे ही तो हमारे संसाधन कितने साल और चल सकते हैं, क्योंकि संसाधनों से उत्पादन होना है। तो अगर आज के हिसाब से देखें, हम आज जिस गति से उत्पादन हो रहा है, जिस गति से इस्तेमाल हो रहा है, इसी हिसाब से अगर चलता रहे तो कितने साल तक उत्पादन और चल सकता है, वो उत्पादन अनुपात कहलाता है। पर्यावरण क्या है? पर्यावरण से अभिप्राय वो परिस्थितियाँ जिनसे किसी भी स्थान पर किसी भी समय मनुष्य, एकदम आप सिंपल परिभाषा में हमारे जो चारों ओर का आवरण है जिसके तहत हम घिरे हुए हैं, यही एक पर्यावरण है, जिसमें पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, वायुमंडल है, ये सभी मिलकर एक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। प्रदूषण क्या है? उद्योगों, यातायात के साधनों, कृषि, अन्य व्यक्तियों द्वारा की गई जो क्रियाएं हैं जिनके कारण हमारी हवा पानी प्रदूषित हो रहे हैं, वो ही प्रदूषण कहलाता है। आगे सार्वजनिक सुविधाएं। सार्वजनिक सुविधा ये कहता है कि विकास के लिए सार्वजनिक सुविधा आय या प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। सार्वजनिक सुविधा वो जो सरकार देती है, जो सुविधाएं आय बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा दी जाती है, वो सार्वजनिक सुविधा कहलाती है। जिसे पंजाब में प्रति व्यक्ति आय केरल की तुलना में अधिक है, लेकिन सुविधाएं ज़्यादा केरल में है। तो विकास में सार्वजनिक सुविधाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है। तभी तो केरल सार्वजनिक सुविधाएं जैसे स्कूलों का निर्माण करना है, स्वास्थ्य सुविधाओं को उपलब्ध करवाना है, जिसके हिसाब से देखिए केरल में साक्षरता दर ज़्यादा है। क्यों है? सरकार शिक्षा की तरफ ध्यान दे रही है, सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है। तो जो सुविधाएं सरकार उपलब्ध करवाती है वो हम सार्वजनिक सुविधा कहते हैं। मानव विकास रिपोर्ट यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित होती है। यूएनडीपी है जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, वो विभिन्न देशों की आपस में तुलना करता है। तुलना किस चीज़ की? एक तो शिक्षा के स्तर की भी, किस देश में शिक्षा का स्तर ऊंचा है, किस में कम है, किस देश में स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी है, किसी में कम है, किस देश में प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है, किस में कम है। फिर इन चीज़ों के आधार पर वो ये तय करता है भी कौन सा देश विकसित है, कौन सा विकासशील है, कौन सा कम विकसित है। तो वो यूएनडीपी है, वो दो देशों की आपस में तुलना करेगा कि किस देश की प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है, किस देश में साक्षरता दर ज़्यादा है, किस देश में स्वास्थ्य सुविधाएं ज़्यादा है। उसी के आधार पर वो तय करेगा कि कौन सा देश विकास के मामले में आगे है। विभिन्न देशों की तुलना कैसे की जाती है? तो विभिन्न देशों की तुलना उनकी प्रति व्यक्ति आय से, शिशु मृत्यु दर से, साक्षरता दर से, स्वास्थ्य सुविधाओं से, वे किस देश में ज़्यादा है, किस में कम है, उसके आधार पर विभिन्न देशों की आपस में तुलना की जाती है कि कौन सा देश विकसित है, कौन सा देश विकासशील है। आगे पाठ्य पुस्तक का क्वेश्चन हमारा, सामान्यतः किसी देश का आर्थिक विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? भाई कौन सा देश विकसित है, कौन सा विकासशील है, किस आधार पर? तो कहता है कि इसके लिए जब दो देशों की हम तुलना करते हैं तो दोनों देशों की प्रति व्यक्ति आय देखते हैं, किस देश की प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है, किस देश में साक्षरता दर ज़्यादा है, किस देश के लोगों का स्वास्थ्य स्थिति अच्छी होती है। यहाँ कम्बिनेशन क्या है? जिस देश में ये दोनों चीज़ें अच्छी होती है ना, स्वास्थ्य सुविधाएँ, साक्षरता दर, उस देश की ऑटोमेटिक प्रति व्यक्ति आय आपको ज़्यादा मिल सकती है। क्यों मिल सकती है? क्योंकि कोई भी व्यक्ति आय कब कमाएगा? जब वो स्वस्थ होगा, जब वो शिक्षित होगा। तो इन तीनों के आधार पर यह तय किया जाता है कि कौन सा देश विकास के मामले में आगे है। तो इसका उत्तर हम उपरोक्त सभी बताएंगे।
इसके बाद आगे जो क्वेश्चन है हमारा दूसरा, कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है, पाकिस्तान है, इन देशों में विकास के मामले में हमसे बेहतर स्थिति में कौन, अच्छी स्थिति में कौन है? तो श्रीलंका की स्थिति हमसे अच्छी है विकास के मामले में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मान लीजिए एक देश में 4 परिवार हैं, चारों परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 5,000 रुपये है। ठीक है, 4 परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 5,000 रुपये है। 3 परिवारों की प्रति व्यक्ति आय जो इसने बताई है 4,000, 7,000 और 3,000, तो चौथे परिवार की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो इसने परिवारों की प्रति व्यक्ति आय, औसत आय बताई है 5,000 रुपये। तो पहले हम टोटल आय निकालेंगे। 4 परिवार हैं, औसत आय 5,000 रुपये है, तो टोटल आय जितने परिवार हैं उतने से मल्टीप्लाई कर दो। 4 परिवार हैं, 4 से मल्टीप्लाई किया 20,000, यानी कि उस देश की टोटल आय 20,000 रुपये है। क्योंकि हमने पहले मैं आपको प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं, टोटल आय डिवाइड बाय टोटल जनसंख्या। तो यहाँ टोटल आय कितनी आई 20,000 रुपये, परिवार कितने 4, औसत कितनी आई 5,000। अब हमें पता है कि टोटल आय 20,000 रुपये है, जिसमें से 3 परिवारों की आय कितनी है 4, 7 और 3, यानी कि 14,000 रुपये 3 परिवारों की है। टोटल 20 है, तो चौथे की कितनी होगी 6,000 रुपये होगी। तो टोटल 20 होनी चाहिए, तो चौथे परिवार की 6,000 रुपये। विश्व बैंक विभिन्न देशों का वर्गीकरण किस मापदंड के आधार पर करता है? विश्व बैंक कैसे बताता है भी कौन सा देश विकसित है, कौन सा विकासशील है? तो विश्व बैंक प्रति व्यक्ति आय देखता है या टोटल आय देखता है, उससे फिर वो तुलना करता है। तो ये कहता है, हालांकि इससे हमें ये अनुमान नहीं लगेगा कि जो आय है वो लोगों में कैसे वितरित है, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय, जैसे कि हमने ऊपर वाला क्वेश्चन पढ़ा है, इसमें प्रति व्यक्ति आय चारों परिवारों की अलग अलग है। ठीक है, जबकि औसत आय कितनी है 5,000 रुपये। ये कहता है औसत आय में ये बता रहा है भी हर परिवार की आमदनी 5,000 रुपये है, लेकिन वास्तव में स्थिति क्या है, 2 परिवारों की आमदनी तो 2 और 3,000 रुपये है, जबकि औसत आय में ये 5-5 हज़ार रुपये दिखाया जा रहा है। अब इन दो परिवारों के बराबर विकास नहीं कर सकते, कैसे करेंगे? इनकी तो आमदनी इनसे आधी है। तो औसत आय से ये पता नहीं चलेगा आय का वितरण कैसे है। अब अगर एक देश जिनके चारों परिवारों की 5-5 हज़ार औसत आय होती, तो वहाँ पर भी टोटल आय 20,000 आनी थी, और अब इनकी आय में भिन्नता है तो भी टोटल आय 20,000 आ रही है। तो इससे ये सही ढंग से अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि कौन सा देश विकसित है कौन सा नहीं है, क्योंकि टोटल आय के वितरण के आधार पर वितरण का नहीं पता चलता कि आय बटी हुई कैसे है, क्या सभी परिवारों की आय इक्वल है या एक परिवार की आय बहुत ज़्यादा है कि बहुत कम है, तो उसको हम विकास नहीं कह सकते। अगर सभी परिवारों की आय बराबर है वो विकास है। विश्व बैंक ने 2006 में जब विभिन्न देशों का वर्गीकरण किया, तो विश्व बैंक ने क्या कहा कि जिस देश की प्रति व्यक्ति आय 4,53,000 से ज़्यादा है वो विकसित देश है, जिसकी प्रति व्यक्ति आय 37,000 से कम है वो कम आय वाला देश है, जिस देश की प्रति व्यक्ति आय 37,000 से ज़्यादा है और 4,53,000 से कम है वो मध्यम आय वाला देश है, जबकि भारत की प्रति व्यक्ति आय तो 2,500 रुपये प्रति है, यानी कि भारत तो निम्न आय वाले देशों में गिनती होती है। तो ये कहता है वैसे ये मापदंड है जो विश्व बैंक अपना रहा है ये सही नहीं है, इसे सही अनुमान नहीं लगाया जाता कि कौन सा देश विकसित है कौन सा नहीं है। उसके बाद अगला है कि UNDP है वो विकास मापने के लिए क्या तरीका अपनाता है? तो विश्व बैंक विकास मापने के लिए प्रति व्यक्ति आय को देखता है, लेकिन UNDP प्रति व्यक्ति आय के अलावा
शिक्षा का स्तर और स्वास्थ्य का स्तर भी देखता भी, किस देश में शिक्षा का स्तर अच्छा है, किस देश में स्वास्थ्य का स्तर अच्छा है, किस देश, ये वो कहता है इन तीनों चीज़ों से विकास का अनुमान लगाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यूएनडीपी का जो विकास मापने का तरीका है वो विश्व बैंक से अच्छा है, क्योंकि यूएनडीपी स्वास्थ्य, शिक्षा के स्तर और प्रति व्यक्ति आय तीनों के आधार पर विकास को मापता है, इसलिए उसका मापदंड विश्व बैंक से अच्छा माना गया है। तो ये 5 क्वेश्चन आप करोगे और इसमें जो क्वेश्चन नंबर 5वां है वो ही आप राइट करोगे। क्वेश्चन नंबर 5 राइट करना है।